नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी एस्पिरेंट में। तो आज से हम लोग यूजीसी नेट हिंदी का यूनिट 5 जो है कविता वाला यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग पृथ्वीराज रासो को देखते हैं। पृथ्वीराज रासो जो है यह एक महाकाव्य है। इसका जो है 27वां सर्ग यानी कि रेवा तट वो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। तो आज हम लोग देख लेते हैं पृथ्वीराज रासो। ये किसकी रचना है? तो ये चंद बरदाई की रचना है। पृथ्वीराज रासो की रचनाकार हो गए आपको चंद बरदाई, और इसका रेवा तट हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। सबसे पहले हम लोग चंद बरदाई के बारे में कुछ जान ले। चंद बरदाई का जन्म जो है वह लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। और चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान के मित्र, सलाहकार एवं राजकवि थे। चंद बरदाई जो थे वो राजा पृथ्वीराज चौहान जो थे उनके ही राजकवि थे, मित्र भी थे और सलाहकार भी थे। इन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की जो कि 69 सर्गों में विभक्त है। तो पृथ्वीराज रासो जो है वो कितने सर्गों में विभक्त है? तो 69 सर्गों में विभक्त है। ठीक है। पृथ्वीराज रासो की अगर भाषा की बात करें तो यह डिंगल भाषा में रचित एक प्रबंध काव्य है। कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य है, जिसमें वीर रस की प्रधानता है। यानी कि यह वीर रस प्रधान एक महाकाव्य है जो कि पृथ्वीराज रासो द्वारा रचित है। और पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद बरदाई द्वारा रचित है। और चंद बरदाई जो है वो किसके समकालीन और किसके मित्र सलाहकार थे? तो पृथ्वीराज चौहान के। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसमें 68 छंदों का प्रयोग है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। 68 छंदों का प्रयोग है और 69 सर्ग है। कितना सर्ग है? 69। यहाँ पे 69 सर्ग है। ठीक है। चंद बरदाई को छप्पे छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। यानी कि पृथ्वीराज रासो जो है ये 68 छंदों का प्रयोग है इस रचना के अंतर्गत, जिसमें कि चंद बरदाई जो इसके रचनाकार हैं उसे छप्पे छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। 68 छंद है और 69 जो है वो सर्ग या खंड बोल सकते हैं। पृथ्वीराज रासो को चंद बरदाई के पुत्र जल्हन ने पूरा किया। यानी कि पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद बरदाई ने पूरा नहीं किया, ये उनके पुत्र जल्हन ने पूरा किया। चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि तथा पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ऐसा किसने माना है? तो ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि चंद बरदाई जो है वो हिंदी का प्रथम महाकवि है, चंद बरदाई। और पृथ्वीराज रासो जो कि उनकी रचना है यह जो है यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे शुक्ल जी क्या बोलते हैं पृथ्वीराज रासो और चंद बरदाई के संबंध में। शुक्ल जी का कहना है चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आचार्य शुक्ल जी के बुक से तो काफ़ी पंक्तियां आते हैं क्वेश्चन में। तो चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। यह किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बोलते हैं कि पृथ्वीराज रासो को शुक-शुकी संवाद के रूप में रचित माना है। तो शुक-शुकी संवाद के रूप में पृथ्वीराज रासो को रचित किसने माना है? तो आंसर हो जाएगा हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अब देखिए पृथ्वीराज रासो जो है इसे कई विद्वान प्रमाणिक माने हैं कि यह एक प्रमाणिक रचना है। कई विद्वान इसे अर्ध प्रमाणिक माने हैं और कई विद्वान इसे जो है वो अप्रमाणिक माने हैं। तो इसे भी हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, सर्वप्रथम बूल्हर ने कश्मीर कवि जयानक कृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर 1857 में पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित किया। तो सर्वप्रथम ये बूल्हर जो हैं ये इसे पृथ्वीराज रासो को क्या मानते हैं? अप्रमाणिक। और किस आधार पर? तो कश्मीर के कवि जयानक जो हैं इनका जो एक रचना है पृथ्वीराज विजय, इसके आधार पर
पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक माना है। किसने? बूल्हर ने। आगे हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक किसने माना? तो प्रामाणिक माना है मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने। प्रामाणिक के अंतर्गत कौन सब आते हैं? मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास। यानी कि ये तीनों कवि जो हैं ये पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक माने हैं। अप्रामाणिक मानते हैं बूल्हर, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास और रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल भी अप्रामाणिक मानते हैं। ठीक है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल इसे महाकाव्य, हिंदी का सर्वप्रथम महाकाव्य भी माना है। ना पूर्णतः प्रमाणिक है और ना पूर्णतः अप्रामाणिक, यानी अर्ध प्रमाणिक जो है वो किसने माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी और मुनिजिन विजय ने। तो हम लोग देख लिए पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक, अप्रामाणिक और अर्ध प्रमाणिक किसने किसने माना है। तो इसे ये टेबल याद कर लेना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं रेवा तट को। रेवा तट जो लगा हुआ है इसे हम लोग देख लेते हैं। तो रेवा तट जो है यह पृथ्वीराज रासो का 27वां सर्ग है। कितना सर्ग है? 27वां। और पृथ्वीराज रासो में टोटल सर्ग की संख्या है 69। ये पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, और छंदों का प्रयोग कितना है? तो 68 छंदों का प्रयोग है। 69 सर्ग है, 68 छंदों का प्रयोग है, जिसमें से रेवा तट 27वां सर्ग है। रेवा आधुनिक नर्मदा नदी का नाम है। रेवा जो है वो अभी जो नर्मदा नदी है उसी का नाम क्या है? रेवा। नर्मदा मध्य प्रदेश की एक नदी है जो अमरकंटक पर्वत से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। रेवा भारत के उस देश खंड को भी कहते हैं जहाँ नर्मदा नदी बहती है। यानी रेवा जो है वो नर्मदा नदी का ही नाम है, और जो कि रेवा का ही आधुनिक नाम क्या हुआ? नर्मदा। यह मध्य प्रदेश में है, अमरकंटक की पर्वत से निकलती है और गिरती कहाँ है? खंबात की खाड़ी में। और यदि हम रेवा की बात करें तो उस पूरे खंड को भी बोल सकते हैं जहाँ से नर्मदा नदी बहती है। क्लियर है? आगे देखिए। इस सर्ग में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की लड़ाई का वर्णन है। यानी कि 27वां सर्ग जो रेवा तट है, चूँकि रेवा के तट पर ही पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का युद्ध हुआ था, तो इसमें क्या है? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की लड़ाई का वर्णन है। पृथ्वीराज चौहान का सेनापति चामुंड राय है। कौन है? चामुंड राय पृथ्वीराज चौहान के सेनापति है जो देवगिरी पर विजय प्राप्त करता है। तो यहाँ पे देखिए पृथ्वीराज चौहान के जो सेनापति थे चामुंड राय, वो देवगिरी पर विजय करके वापस लौटते हैं। ठीक है, वस्तुतः पृथ्वीराज रेवा तट पर शिकार करने जाता है जहाँ मोहम्मद गौरी उस पर आक्रमण कर देता है, किंतु अपने पराक्रम से पृथ्वीराज गौरी को बंदी बना लेता है। यानी कि जब पृथ्वीराज चौहान के सेनापति चामुंड राय देवगिरी पर विजय प्राप्त करके लौटे तो वो पृथ्वीराज चौहान से अनुग्रह किए कि चलिए शिकार पे चला जाए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े दांतों वाले हाथी हैं, कस्तूरी मृग हैं। इस प्रकार से जो है देवगिरी पर विजय पाने के बाद चामुंड राय जो सेनापति थे वो पृथ्वीराज चौहान से अनुग्रह करते हैं। तो पृथ्वीराज जाते हैं रेवा तट पे शिकार के लिए, जहाँ पे गौरी जो है मोहम्मद गौरी इन पे आक्रमण कर देते हैं। लेकिन पृथ्वीराज जो है वो क्या करते हैं? गौरी को बंदी बना लेते हैं बाद में। तो रेवा तट पर बड़े बड़े दांत वाले ऐरावत हाथी, शेर, कस्तूरी मृग, कबूतर तथा अन्य पक्षियों के होने की सूचना सेनापति चामुंड राय देता है। चामुंड राय ये सारी सूचना देता है, जिसके बाद पृथ्वीराज जो है वो जाते हैं वहाँ पे शिकार खेलने के लिए। चामुंड राय पृथ्वीराज चौहान से कहता है कि जिस हाथी के ललाट पर शिव जी ने तिलक कर तथा जिसका ऐरावत नामकरण कर इंद्र को सवारी के लिए दिया था और जिसको उमा ने एक हथीनी प्रदान की थी, उसी की संतान रेवा तट पर फैली हुई है।
यानी कि चामुंडराय क्या बताते हैं कि वहाँ पे जो हाथी वो देख के आए हैं वो हाथी विशेष प्रकार के हैं, ऐसे हाथी के संतान है वहाँ पे जिसे शिवजी ने खुद से तिलक किया था और जिसका नाम ऐरावत रखा था और इंद्र को सौंपा गया था, और उमा जो है वो उसे एक हथिनी प्रदान की थी। उन्हीं की संतानें जो है वो रेवा तट पर फैली हुई है। ठीक है, रेवा तट पर चारों प्रकार के हाथी पाए जाते हैं। इस प्रकार से जो है वो चामुंडराय जो है पृथ्वीराज से बोलते हैं। रेवा तट प्रसंग में चंद कवि के द्वारा नरपति को उस घटना या शाप का जिक्र करते हैं जिसके कारण देवताओं की सवारी हाथी पृथ्वी पर रहने लगे। ये सारे चंद कवि के द्वारा नरपति को उस घटना का शाप, जितनी घटनाएं हैं इस रिलेटेड, ये चामुंडराय सारा पृथ्वीराज को सुनाते हैं। ठीक है। अंग देश के घने जंगल में स्थित लोहिताक्ष सरोवर के पास शापित हाथियों का झुंड रहा करता था। कहाँ रहता था शापित हाथियों का झुंड? अंग देश के घने जंगल में। जिसे किसने दिया था शाप? तो शाप दिया था चंद कवि के द्वारा नरपति को उस घटना या शाप का जिक्र करते हैं जिसके कारण देवताओं की सवारी हाथी पृथ्वी पर आई। अच्छा, तो हाथियों को जो शाप मिला था उसकी घटनाओं का वर्णन करते हैं कौन? तो चामुंडराय। अंग देश के घने जंगल में स्थित लोहिताक्ष सरोवर के पास ये सारे हाथी रह रहे हैं जो कि शापित हैं। अंग देश के वन में रहने वाले पालकाव्य ऋषि ने उन हाथियों से बहुत प्यार करते थे। एक घटना बताते हैं कि अंग देश के वनों में एक ऋषि रहते थे जो कौन थे? पालकाव्य ऋषि थे। पालकाव्य ऋषि थे जो हाथियों से बहुत प्यार करते थे। ठीक है। माना जाता है पालकाव्य ऋषि का जन्म भी एक हथिनी से ही हुआ था। अंग देश था, वहाँ के वनों में एक ऋषि रहते थे पालकाव्य, जो कि हाथियों से बहुत प्यार करते थे, और ऐसा माना जाता है कि पालकाव्य ऋषि का जन्म एक हथिनी से हुआ था। रेवा तट के लिए जाते हुए मार्ग में पृथ्वीराज को लाहौर के शासक चंद पुंडरीक दाहिम का पत्र मिला जिसमें लिखा था कि ताताड़ मारुक खां ने चौहानों को उखाड़ फेंकने के लिए सुल्तान गौरी से मिला लिया है। यानी कि रेवा तट पर जो जा रहे थे कौन? पृथ्वीराज चौहान शिकार खेलने के लिए, तो वहीं पे इन्हें चंड पुंडरीक दाहिम का एक पत्र मिलता है रास्ते में ही, जिसमें बोला जाता है कि मोहम्मद गौरी जो है ये मारुक खां ने चौहानों को मारुक खां और मोहम्मद गौरी मिल गए हैं। क्यों? क्योंकि चौहानों को उखाड़ फेंकने के लिए। पृथ्वीराज चौहान को अर्धरात्रि में दूत से यह खबर मिलती है कि मोहम्मद गौरी 8000 हाथी और 18 लाख घोड़े लिए हुए रात्रि के 9 बजे लाहौर से 14 कोस दूरी पर देखा गया है। यानी कि पृथ्वीराज को वहाँ पे रास्ते में अर्धरात्रि में यह सूचना दी जाती है कि मोहम्मद गौरी जो है वो क्या करने वाले हैं? आक्रमण। 8000 हाथी है, 18 लाख घोड़े हैं और 9 बजे लाहौर से 14 कोस दूरी पर देखा गया है। देखिए ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। अब क्वेश्चन में यही सब पूछा जाता है। कितने क्या थे? 8000 हाथी थे, 18 लाख घोड़े थे। ठीक है। दूत के द्वारा लाए गए पत्र में लिखा था कि चंद पुंडरीक अपने प्राणों को मुक्ति का भोग देने के लिए अपने स्थान पर डटा रहेगा। पत्र में क्या लिखा था कि चंद पुंडरीक जो है वो अपने प्राणों को मुक्ति का भोग देने के लिए, यानी कि चंद पुंडरीक जो है वो लड़ने के लिए तटस्थ रहेगा। चिनाब नदी के पास मोहम्मद गौरी और चंद पुंडरीक के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा। अब इधर चिनाब नदी जो था वहाँ पे क्या हुआ? मोहम्मद गौरी जो है वो आक्रमण किया, तो वहाँ पे चंद पुंडरीक के बीच में इनका युद्ध छिड़ गया। इधर जो पृथ्वीराज कहाँ जा रहे थे? तो शिकार पे जा रहे थे। पंचमी तिथि मंगलवार के दिन प्रातःकाल महाराज पृथ्वीराज ने गौरी से युद्ध के लिए धावा बोल दिया। किस दिन बोला? तो पंचमी तिथि मंगलवार के दिन प्रातःकाल पृथ्वीराज और गौरी के बीच युद्ध हुआ, धावा बोला गया। मंगल ग्रह को क्रूर और बलवान बताया गया है। इस ग्रंथ में मंगल ग्रह को क्या बताया गया है? क्रूर और बलवान। सेनापति जैत की अध्यक्षता में चौहान की सेना चक्रव्यूह बनाकर लड़ रही थी। तो अध्यक्ष कौन थे? सेनापति जैत। अब इसकी अध्यक्षता में
पृथ्वीराज चौहान की जो सेना थी वो पूरा एक चक्रव्यूह तैयार करके लड़ रही थी। पृथ्वीराज चौहान की तरफ से लाहौर के शासक चंदपुंडीर, चित्रांगी रावण, समर सिंह, चैत पवार भट्टी, हुसैन खां, सोलंकी माधव राय, जय सिंह, गढ़व गोविंद आदि भी लड़ रहे थे। यानी पृथ्वीराज की तरफ से ये सारे जो हैं वो सेना और सेनापति जो हैं ये लड़ रहे थे। मोहम्मद गौरी की तरफ से कौन था? तो मोहम्मद गौरी की तरफ से तातार मारूफ खां के अलावा कई अन्य यवन लड़ रहे थे। तातार मारूफ खां और गौरी तो मिल गए थे क्योंकि चौहानों को उखाड़ फेंकना था इन लोगों को, और अन्य यवन भी थे इनके पास, और ये पृथ्वीराज के ये सारे सेना थे, इन दोनों में लड़ाइयाँ हो रही थी। चंदपुंडीर के मारे जाने पर भी उसका कबंध 5 पल तक खड़ा रहा, जिसे देखकर सुरलोक में जय जयकार होने लगा। यानी जब चंदपुंडरीक मारे गए, किससे? मोहम्मद गौरी के और मारूफ खां की तरफ से जब चंदपुंडरीक को मारा गया तो इनका कबंध यानी कि इनका जो धड़ था वो 5 मिनट तक पूरा खड़ा था और हिल रहा था। तो सुरलोक में यह देखकर पूरे से जय जयकार हो गया। इस युद्ध में सुलख का पिता लखन भी मारा गया। कौन मारा गया? शुलख का पिता लखन भी मारा गया। ठीक है, जिसके शव को महामाया उठा ले जाती है। आगे देखिए, राम और रावण जैसा युद्ध करने वाला योगी जांघड़ा भी इस भीषण युद्ध में मारा जाता है। लंगा और लंगड़ी राय भी 7 सामंतों के साथ युद्ध भूमि में गौरी के साथ भयंकर युद्ध किया। गौरी के हाथी के घुसने से चौहान की 213 सेनाएं दब गई। कितनी सेनाएं? 213 सेनाएं जो है वो दब गई हाथी के घुसने से। गौरी के हाथी के घुसने से चौहानों की दब गई। गौरी ने 7 बाण धनुष पर चढ़ाए। पहले बाण से उसने रघुवंश गुड़ाई को मारा, दूसरे से भीम पट्टी को तथा तीसरे से पृथ्वीराज को घायल कर दिया। तभी गुर्जर ने गौरी को पकड़ लिया। यानी गौरी जो थे, मोहम्मद गौरी, ये 7 बाण धनुष पर चढ़ाए और मारना शुरू किए। पहले बाण से रघुवंश गुड़ाई को मार दिए, दूसरे से भीमपट्टी को मार गिराए और तीसरे से पृथ्वीराज को जैसे ही घायल किया कि तभी गुज्जर जो थे वो गौरी को पकड़ लिया। ठीक है, पृथ्वीराज ने भी अपने तरकश से 3 बाण निकाला, किंतु चलाने से पहले ही गौरी क्या था? पकड़ा जा चुका था। हुसैन खां युद्ध भूमि में मारा गया। हुसैन खां युद्ध भूमि में मारा गया। गौरी और निसूरती खां को बंदी बना लिया गया और उसे हाथी में बांधकर दिल्ली लाया गया। यानी कि बहुत सारे सेना और सेनापति जो थे वो तो मारे गए और निसूरती खां और गौरी को बंदी बना लिया गया पृथ्वीराज की तरफ से, और इसे हाथी में बांधकर दिल्ली ले आया गया। 1 महीना और 3 दिन कारागाह में रहने के बाद जब गौरी के अमीरों ने प्रार्थना की तो दंड स्वरूप 9000 घोड़े, 700 इराकी घोड़े, 8 सफ़ेद हाथी, 20 ढली हुई ढालें, गजमुक्ता और अनेक मणिमाणिक्य दिए। तब जाकर राजा पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को सही सलामत बाइज्जत छोड़ दिया। यानी कि जब 1 महीना 3 दिन कारागार में रहे, नोट कर लीजिए, 1 महीना 3 दिन रहा था मोहम्मद गौरी कारागाह में दिल्ली में, तब जाकर के पृथ्वीराज दंड स्वरूप में क्या लगाए थे? 9000 घोड़े, 700 इराकी घोड़े, 8 सफ़ेद हाथी, 20 ढली हुई ढालें, गजमुक्ता और अनेक मणिमाणिक्य दिए। तब जाकर पृथ्वीराज क्या किए? बाइज्जत मोहम्मद गौरी को सही सलामत छोड़ दिए। संपूर्ण रेवा तट प्रसंग में कवि चंदवरदाई ने छंदों में दूहा, कवित, छप्पै, अड़िल, यानी कि रेवा तट प्रसंग में चंदवरदाई क्या सब प्रयुक्त किए हैं? दूहा, कवित, छप्पै, अड़िल, कुंडलियाँ, छंद, कंठशोभा, साटक, भुजंगी, छंद, दंडमाली आदि, मोतीदम छंद, रसावल आदि का प्रयोग किया। यानी कि कई छंदों का, 68 छंदों का प्रयोग किया, बहुत सारे छंदों का प्रयोग किया, लेकिन 56 छंदों के विशेषज्ञ हैं कौन? चंदवरदाई। इसे नहीं भूलना है। अब रेवा तट के कुछ महत्वपूर्ण पदों को भी आप लोग देख लीजिएगा, जैसे कि है यहाँ पे देवगिरी जीते सुभट आयो चामन राय, जय जय द्वीप कीरति सकल कही कवि जन जाई। यही है कि देवगिरी जीत कर जब आए चामन राय तो द्वीपों की चर्चा किए, किससे? पृथ्वीराज चौहान से। वहाँ के हाथियों का वर्णन किए
और ये लोग वहाँ पे शिकार करने गए। तो ये जो है पूरा हम लोग आज सारांश पढ़ लिए हैं पृथ्वीराज रासो के रेवा तट का। ठीक है, अगर क्लास आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए ऐसे ही क्लासों के लिए। धन्यवाद।